दोस्तों आज के समय में अगर दुनिया की सबसे फेमस और सबसे ज्यादा जानी पहचानी बंदूक की बात की जाए तो फिर AK-47 का मुकाबला शायद ही दुनिया की कोई दूसरी बंदूक कर पाए, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वो सिपाहियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाए या फिर बड़े बड़े क्रिमिनल्स के द्वारा। लेकिन AK-47 का नाम हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। दोस्तों शायद ही किसी को पता होगा कि इस जबरदस्त हथियार का जन्म आखिर इस दुनिया में किस तरह से हुआ था। हम आपको AK-47 के जन्म से लेकर इसके दुनिया के सबसे प्रसिद्ध असॉल्ट राइफल बनने तक के सफर की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि AK-47 का पूरा नाम एवटोमेट कलशनिकोवा 47 है। इस वर्ल्ड फेमस असॉल्ट राइफल को सन 1946 से 1948 के बीच रूस के एक प्रसिद्ध मिलिट्री इंजीनियर मिखाइल कलशनिकोव ने बनाया था। दोस्तों ये अपने आप में एक कमाल की बात है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी इस राइफल की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। दरअसल जिस समय वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था उस समय सोवियत यूनियन के अंदर जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि सभी लोगों को खुशी थी कि लंबे समय से चल रहा ये युद्ध आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों जहां एक तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को आने वाले भविष्य की चिंता भी सता रही थी। उस समय सोवियत यूनियन सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अब कोई भी विदेशी पावर रूस की सरजमी पर कदम नहीं रख पाएगी, और इस वादे को पूरा करते हुए सोवियत यूनियन ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट की रकम काफी ज्यादा बढ़ा दी। दरअसल इस युद्ध में सिर्फ सोवियत यूनियन ही नहीं बल्कि दूसरे देशों ने भी बोल्ट राइफल की कमियों पर गौर किया था। दोस्तों रूस के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मोसिंग नागंट बोल्ट राइफल निशाना लगाने में बेहद शानदार थी, लेकिन इसमें कमी ये थी कि एक तो इसका फायर रेट बेहद कम था और दूसरा इसके साथ ज्यादा गोलियां लेकर चलना भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए सोवियत डिजाइनर्स को ये काम दिया गया कि वे एक ऐसी बंदूक बनाएं जिसके अंदर मशीन गन के जैसा फायर रेट हो और राइफल जैसा सटीक निशाना लगाने की क्षमता हो। लेकिन दोस्तों ये कहना जितना आसान था, असल में करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि कई साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी डिजाइनर्स इस तरह के हथियार को नहीं बना पा रहे थे। हालांकि आगे चलकर मिखाइल कलशनिकोव ने इस डिजाइन को तैयार कर दिया था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले हम थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। दरअसल कलशनिकोव ने काफी समय साइबेरिया की जबरदस्त सर्दी में रहकर बिताया था, और यहीं से इन्होंने ये चीज सीखी थी कि मुश्किल परिस्थितियों में इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना कितना महत्वपूर्ण होता है। अपनी टीनेज में वह एक बेहतर जीवन की तलाश में साइबेरिया से बाहर निकलकर काम ढूंढने लगे। उन्हें पहला काम एक ट्रैक्टर की फैक्ट्री में मिला, जहां उनके हुनर और अक्लमंदी को देखते हुए उन्हें युद्ध के दौरान रेड आर्मी की एक यूनिट के साथ जोड़ दिया गया। यहाँ उनका काम आर्मी की राइफल्स का रख रखाव और उसकी छोटी मोटी खराबियों को दूर करना होता था। साल 1938 में जब हिटलर ने रूस पर हमला किया था तो उसमें कलशनिकोव बुरी तरह घायल हो गए थे, और दोस्तों बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई थी। साल 1941 में जब कलशनिकोव एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो वहां उन्होंने जंग से घायल होकर लौटे सिपाहियों को मौजूदा हथियारों में आने वाले परेशानियों और उनकी कमियों के बारे में बात करते हुए सुना था। यहीं पर कलशनिकोव के दिमाग में ये आइडिया आया था कि क्यों ना अपने सिपाहियों की मदद करने के लिए वे खुद उनके लिए एक हथियार बनाएं। और चूंकि आर्मी के साथ रहकर कलशनिकोव को राइफल्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो गई थी, इसलिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उन्होंने एक नई राइफल के डिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया। दोस्तों कलशनिकोव ने जो पहला डिजाइन तैयार किया था, सोवियत अथॉरिटी द्वारा एक नज़र देखने के बाद ही उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उनकी मेहनत पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई, क्योंकि आर्मी के अधिकारी कलशनिकोव की लगन देखकर उनसे काफी ज्यादा खुश हुए थे, और इसी खुशी में उन्होंने कलशनिकोव को आर्मी के लिए छोटी बंदूकें और उनकी गोलियां डिजाइन करने वाली टीम के साथ लगा दिया। यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने अपने AK-47 के डिजाइन पर भी काम करना जारी रखा। उन्हें पहली कामयाबी साल 1944 में मिली, जब वह AK-47 की बुलेट बनाने में कामयाब हुए थे, जिसके कारतूस का आकार 7.62 × 39 mm था। इस कारतूस की खासियत ये थी कि ये ना तो इतना भारी था कि इसे चलाने पर तेज झटका महसूस हो, और ना ही इतना हल्का कि ये हवा में मुड़कर निशाने से चूक जाए। साथ ही इसके हल्के वजन के कारण सिपाही युद्ध में इन कारतूसों को ज्यादा मात्रा में भी ले जा सकते थे। इसी दौरान जब विश्व युद्ध का अंत हो रहा था तो रूस के सबसे प्रसिद्ध हथियार डिजाइनर एलेक्सी सुदायेव की बीमारी होने के कारण मौत हो गई, और जिस समय उनकी मृत्यु हुई
उस समय वह एक ऑटोमेटिक राइफल बनाने पर काम कर रहे थे। साल 1946 में एलेक्सी सुदाएव की मृत्यु हो जाने के बाद सोवियत अथॉरिटीज ने एक कंपटीशन करवाने का निर्णय लिया। इस प्रतियोगिता में सभी वेपन डिजाइनर्स को मिलिट्री के लिए एक बढ़िया वेपन बनाने के लिए कहा गया। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में विजेता को भारी रकम और विशेष सम्मान दिए जाने की बात कही गई थी, इसलिए इसमें लगभग सभी वेपन डिजाइनर्स ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से ये कंपटीशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। कलशनिकोव भी लंबे समय से ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। शुरुआत में जब कलशनिकोव ने AK-47 डिजाइन करने की कोशिश की थी, तब वह बिल्कुल अकेले थे और उन्हें डिजाइनिंग का कोई अनुभव भी नहीं था। लेकिन इस बार उनके साथ पूरी टीम इस काम में लगी हुई थी और अब खुद कलशनिकोव को भी डिजाइनिंग का काफी अनुभव हो चुका था। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में बहुत ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके थे, इसलिए यह कंपटीशन कई चरणों में की गई। हर चरण में पार्टिसिपेंट का डिजाइन किया गया वेपन एक ट्रायल से गुजरता था और जिस भी डिजाइनर का वेपन इस ट्रायल में फेल हो जाता वो कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता। इस तरह दोस्तों, कलशनिकोव अपनी AK-47 के साथ प्रतियोगिता के एक एक चरण में आगे बढ़ते रहे। इस दौरान उन्होंने इसके डिजाइन में बहुत से बड़े बड़े बदलाव भी किए। इस नए बदलाव के साथ AK-47 इतनी एडवांस हो चुकी थी कि उसके सामने सभी दूसरे डिजाइन फेल हो गए। आखिरकार लगभग 2 साल तक चले इस लंबे कंपटीशन में कलशनिकोव के डिजाइन की जीत हुई और साल 1948 में सोवियत आर्मी के लिए इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया गया। इस तरह दोस्तों, वर्ल्ड फेमस AK-47 इस दुनिया में जन्म लिया। लेकिन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध असॉल्ट राइफल बनने के लिए अभी इसको एक लंबा सफर तय करना था। दोस्तों, इस सफर की शुरुआत साल 1947 में हुए कोल्ड वॉर से हो चुकी थी, क्योंकि कोल्ड वॉर में सिर्फ न्यूक्लियर वेपन और टैंक जैसे बड़े बड़े हथियारों की ही जरूरत नहीं थी, बल्कि इसमें जमीन पर चलने वाले सिपाहियों के लिए छोटे छोटे बंदूकों की भी जरूरत थी। और कलशनिकोव की AK-47 आर्मी की इस जरूरत पर बिल्कुल खरी उतर रही थी। चूंकि सोवियत यूनियन को कम्युनिज्म का स्टैंडर्ड बेरर माना जाता था, इसलिए साल 1944 के अंत तक और साल 1950 की शुरुआत में सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाले अपने मित्र देशों को AK-47 सप्लाई करना शुरू कर दिया था। ऐसा करने से सोवियत यूनियन को 2 बड़े फायदे हुए। पहला ये कि उन्हें कम कीमत में ही युद्ध के लिए दूसरे देशों की सैन्य सहायता मिल गई, और दूसरा ये कि जब सोवियत यूनियन ने अपने मित्र देशों को AK-47 से भर दिया, तो फिर ये दूसरे देश चाह कर भी सोवियत यूनियन से संबंध नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि AK-47 की बुलेट स्पेयर पार्ट्स और रिप्लेसमेंट राइफल उन्हें सोवियत यूनियन के अलावा कोई और नहीं दे सकता था। दोस्तों, इस तरह AK-47 सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि और भी कई देशों में इस्तेमाल की जाने लगी। AK-47 का दुनिया भर में इतनी तेजी से फैलना सोवियत यूनियन के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत भी साबित हुई। दोस्तों, AK-47 के उत्पादन को सबसे बड़ा बूस्ट तब मिला जब साल 1955 में वार्सा संधि की गई। इस संधि में 7 देश सोवियत यूनियन के मित्र बनकर उनके साथ लड़ने पर राजी हुए। इस संधि में ये भी तय किया गया कि युद्ध के दौरान ये सभी देश एक रशियन जनरल की कमांड फॉलो करेंगे और साथ ही AK-47 गन का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, इतने सारे देशों के लिए अकेले गन बनाना सोवियत यूनियन के बस की बात नहीं थी, इसलिए इन सभी देशों को भी AK-47 बनाने का लाइसेंस दे दिया गया और फिर कुछ ही समय में AK-47 दुनिया की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला असॉल्ट राइफल बन गया। दोस्तों, ये तो बात हुई AK-47 के जन्म के बारे में। इसके अलावा अगर आप इतिहास के 10 सबसे खतरनाक स्नाइपर्स के बारे में जानना चाहते हैं जिनका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।